नमस्कार। आज हम उस किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जिसमें ये लिखा है कि भारत सरकार अपने खजाने का हर एक रुपया आखिर खर्च कैसे करती है। इससे आप समझिए कि ये देश की तिजोरी की चाबी है। और आज हम यही देखेंगे कि ये चाबी असल में काम कैसे करती है। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपनी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सेना, इन सब पर जो खरबों रुपए खर्च होते हैं उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचना। जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ठीक वैसे ही देश के फाइनेंस को चलाने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। भारत में इसी सिस्टम को कहते हैं सामान्य वित्तीय नियम, यानी GFR। तो आज के इस विश्लेषण में हम पैसे के इस पूरे सफर को समझेंगे कि ये नियम पुस्तिका आखिर है क्या, सरकार अपने साल भर के खर्च की प्लानिंग कैसे करती है, सामान और सर्विसेज कैसे खरीदती है, खर्च पर नज़र कैसे रखी जाती है, और सबसे ज़रूरी, ये सब हम सबके लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, देश की वित्तीय नियम पुस्तिका। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर पब्लिक फाइनेंस की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो GFR है क्या? असल में ये नियमों और निर्देशों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसे भारत सरकार जारी करती है और देश के हर एक सरकारी दफ्तर को, चाहे वो दिल्ली में हो या किसी दूर दराज के गांव में, फाइनेंशियल मामलों में इसी को फॉलो करना होता है। इसी से ये तय होता है कि पैसे के लेन देन में एकरूपता और अनुशासन बना रहे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साल भर के खर्च की प्लानिंग। ये वो प्रोसेस है जहां ये तय किया जाता है कि अगले साल देश का पैसा कहां कहां जाएगा। ये सफर संसदीय मांगों से शुरू होता है और हम तक पहुंचने वाले नतीजों पर खत्म होता है। तो सवाल ये है कि ये पूरी प्लानिंग शुरू कहां से होती है। सरकार ये कैसे तय करती है कि हेल्थ पर कितना खर्च करना है, एजुकेशन पर कितना, या फिर डिफेंस पर कितना। ये सब शुरू होता है अनुदान की मांगों से। मतलब हर मंत्रालय, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, अपनी एक लिस्ट बनाता है कि उसे अगले साल कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए। GFR के नियम 51 के हिसाब से ये लिस्ट संसद में जाती है, जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस पर बहस करते हैं और फिर इसे पास करते हैं। इसके बाद ही योजनाओं के लिए पैसा मिलना शुरू होता है। लेकिन अब सिर्फ पैसा खर्च कर देना ही काफी नहीं है। GFR का नियम 54 एक बहुत ही मॉडर्न सोच लेकर आता है, जिसे कहते हैं परिणाम बजट या आउटकम बजट। इसका मतलब ये है कि अब सरकार सिर्फ ये नहीं बताती कि हमने स्कूल बनाने पर 100 करोड़ खर्च किए, बल्कि ये भी बताती है कि उन 100 करोड़ से बने स्कूलों में कितने बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और उनके रिजल्ट्स में कितना सुधार हुआ। ये है असली जवाबदेही। चलिए अब हमारे विश्लेषण के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, सरकार खरीदारी कैसे करती है। ये सरकारी खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके लिए बहुत सख्त नियम कानून हैं। देखिए, खरीदारी के 2 मेन मॉडल होते हैं, जैसा कि GFR के नियम 2 में बताया गया है। पहला है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां सरकार कोई बड़ी संपत्ति जैसे कोई नई बिल्डिंग सीधे खरीद लेती है। दूसरा है ओपेक्स, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जहां सरकार संपत्ति खरीदने के बजाय समय के साथ उसकी सर्विस के लिए पेमेंट करती है, जैसे किसी बिल्डिंग को किराए पर लेना। खरीद की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिस्टमैटिक होती है। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि आखिर चाहिए क्या और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। फिर एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। इसके बाद सारे बोलियों को परखा जाता है और जो सबसे बेहतर प्रस्ताव होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आज के डिजिटल जमाने में लाने और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक जबरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस या GEM कहते हैं। अब देखिए, नियम 149 के तहत GM पर खरीदारी के लिए कुछ लिमिट्स हैं। मान लीजिए किसी दफ्तर को कुछ कुर्सियां या स्टेशनरी खरीदनी है और कुल खर्चा 50,000 रुपए से कम है, तो वो GM पर मौजूद किसी भी सेलर से सीधे खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि छोटी मोटी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रोसेस तेज और आसान हो जाता है। लेकिन अगर खरीद 50,000 से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक की है, तो नियम थोड़े कड़े हो जाते हैं। अब उस डिपार्टमेंट को GEM पर कम से कम 3 अलग-अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन तुलना करनी होगी और फिर जो सबसे सस्ती और अच्छी डील दे रहा है उसे चुनना होगा।
इससे कंपटीशन बढ़ता है और जनता के पैसे की बचत होती है। और जब बात 10 लाख रुपए से ऊपर की किसी बड़ी खरीद की आती है, जैसे कोई बड़ी मशीनरी या सॉफ्टवेयर, तो फिर एक पूरी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया होती है, जिसे रिवर्स ऑक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेचने वाले सबसे कम कीमत देने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सरकार को बड़ी खरीदारी में सबसे अच्छी कीमत मिले। अब हम चौथे हिस्से पर आते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, खर्च पर नियंत्रण रखना। क्योंकि पैसा खर्च करना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो सही जगह खर्च हो, उससे भी ज्यादा जरूरी है। जनता के पैसे की सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो सवाल ये है कि अगर नियमों को फॉलो नहीं किया जाता या पैसे का कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर होता क्या है? क्या कोई सेफ्टी नेट है? बिल्कुल, जीएफआर में इसके लिए कड़े सुरक्षा उपाय हैं। पहला, नियम 35 के मुताबिक अगर 50,000 रुपये से ज्यादा का कोई सरकारी सामान खो जाता है या खराब हो जाता है, तो इसकी खबर फौरन बड़े अधिकारियों को देनी होती है। दूसरा, नियम 39 के तहत ऑडिट करने वाले अधिकारी किसी भी दफ्तर से कोई भी हिसाब किताब मांग सकते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और तीसरा, नियम 70 ये साफ करता है कि हर मंत्रालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी सेक्रेटरी, वो इस बात के लिए पर्सनली जिम्मेदार होता है कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। हमारा पांचवा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक ग्रांट्स पर है। मतलब जब सरकार किसी संस्था को कोई काम करने के लिए पैसा देती है, तो उसके क्या नियम कायदे होते हैं। जीएफआर अनुदानों में साफ फर्क करता है। नियम 230 के अनुसार आवर्ती या रिकरिंग ग्रांट्स वो हैं जो एक ही काम के लिए एक ही संस्था को रेगुलरली यानी बार बार दिए जाते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी को हर साल मिलने वाला मेंटेनेंस का अनुदान। वहीं अनावर्ती या नॉन रिकरिंग ग्रांट किसी खास मकसद के लिए सिर्फ एक बार दिए जाते हैं, जैसे किसी स्पेशल साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक मुश्त ग्रांट। और अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ये सारे नियम, ये सारी प्रक्रियाएं आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब पब्लिक फाइनेंस के एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। जीएफआर के परिशिष्ट 1 में एक बात कही गई है जो इन सभी सैकड़ों नियमों का निचोड़ है। ये कहती है कि हर सरकारी अधिकारी को जनता का पैसा खर्च करते समय ठीक उतनी ही सावधानी और समझदारी दिखानी चाहिए जितनी कोई भी आम इंसान अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करते समय दिखाता है। यही इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या ये इतनी मोटी नियम पुस्तिका अच्छे शासन की गारंटी है, या ये कभी-कभी काम में देरी करने वाली एक ब्यूरोक्रेटिक रुकावट बन जाती है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन नियमों को किस भावना और किस नीयत से लागू किया जा रहा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।